हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतिहास को एक नए अंदाज में समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास के प्रति एक जो अपना दृष्टिकोण है, किस तरीके से इतिहास को बनाया गया है, किस तरीके से इतिहास को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और किस भाग में किसका अध्ययन किया जा रहा है। तो इन सभी बातों की डिटेल से चर्चा हम आपको इस वीडियो में आपके साथ में करने वाले हैं। तो सभी दोस्त लाइक और शेयर करेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ में लास्ट तक। दोस्तों, हिस्ट्री, सबसे पहले इतिहास को समझते हैं। इतिहास क्या है? तो इतिहास दोस्तों हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए परिवर्तन, जो कि समाज में परिवर्तन हुआ या फिर रहन सहन में परिवर्तन हुआ या फिर दोस्तों कोई भी परिवर्तन किया गया जिससे वो कार्य दोस्तों बहुत ही सराहनीय रहा या फिर दोस्तों उस कार्य से कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हुए। तो उन सभी का जो है एक पुस्तक के रूप में या फिर दोस्तों एक लेखों के रूप में संकलन किया गया, जिसे क्या कहा गया? इतिहास कहा गया। तो दोस्तों, इतिहास को समझने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए, लेकिन दोस्तों बहुत सारे तरीके काम नहीं आ सके, क्योंकि इतिहास दोस्तों आसान नहीं था। इसे दोस्तों व्यवस्थित और वर्गीकृत करना आसान नहीं था। तो उस समय दोस्तों एक व्यक्ति थे जो कि विद्वान थे, जिसका नाम क्या था? क्रिस्टोफ सेलेरियस। क्या नाम था? क्रिस्टोफ सेलियरस नाम याद रखें, क्रिस्टोफ सेलियरस। इन्होंने दोस्तों क्या किया था? हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। नाम याद रखेंगे, क्रिस्टोफ सेलियरस। दोस्तों थोड़ा अजीब है, तो अजीब चीजें दोस्तों ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी आदत है, अगर आपको सरल चीजें इतनी जल्दी नहीं याद होंगी जितना कि कठिन याद हो जाएगी। बस आपका नजरिया एकदम सही होना चाहिए, ठीक है? तो क्रिस्टोफ सेलियरस ये दोस्तों कौन है? तो ये इतिहास का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। कौन कौन से ये भाग हैं, इनको हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया और इसे किस आधार पर विभाजित किया, कौन से फैक्टर दोस्तों थे जिसके कारण ये इन्हें विभाजित कर सके। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक तो है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और दोस्तों ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों को दोस्तों क्रमवार इन्होंने सजाया। बिल्कुल दोस्तों, आगे से लेकर पीछे तक या फिर दोस्तों आदि से लेकर अंत तक दोस्तों इस तरीके से सजाया, और ये दोस्तों इनकी एकदम सटीक प्रणाली रही, जिसके कारण दोस्तों ये जो है इसी अकॉर्डिंग सब लोग जो है समझना स्टार्ट कर चुके थे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की अगर बात की जाएगी तो प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो है आपका पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल। तो इसे समझने से पहले हम लोग यह समझेंगे प्रागैतिहासिक काल आखिर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह काल था जिसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव था। यहाँ पर दोस्तों कोई भी लिखित जानकारी हमें इसके बारे में नहीं प्राप्त हुई। यहाँ पर दोस्तों लिखित साक्ष्यों का अभाव था। यहाँ पर दोस्तों कोई भी लिखित जानकारी अगर आपसे पूछा जाएगा, लिखित जानकारी मिली तो नहीं मिली दोस्तों। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कोई साहित्यिक स्रोत मिला, तो यहाँ से इनके समय का दोस्तों कोई साहित्यिक स्रोत नहीं उपलब्ध हुआ। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ जिससे इनकी जानकारी हुई, तो वो दोस्तों केवल थे पुरातात्विक स्रोत। क्या थे? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर दोस्तों इनका अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक स्रोत ही थे जो हमें मिले थे, जिसके आधार पर हम उसकी जो है अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल अपने आप में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों प्रागैतिहासिक काल से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं बनते हैं। तो हर एक पॉइंट को एकदम डिटेल से समझने के लिए हमारे साथ में बने रहेंगे। वीकेडयू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल
को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है दोस्तों पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में जब डिवाइड किया गया तो पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में इसे विभाजित कर दिया। पाषाण काल ही दोस्तों इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि पाषाण काल दोस्तों इसका नाम रखना इसलिए उचित था क्योंकि उस समय का जो मनुष्य था वह ज्यादातर अपने कार्यों के लिए पत्थरों पर निर्भर रहता था। पत्थरों पर निर्भर रहने के कारण वह उस समय का मनुष्य जो है पत्थरों पर ही रहता था, पत्थर ही उनके औजार थे, पत्थरों के साथ में रहता था, सर्वाधिक उपयोग वह पत्थरों का करता था, इसलिए इस एज को क्या कह दिया गया, पाषाण काल या फिर दोस्तों स्टोन एज। अगला दोस्तों है ताम्र पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल दो भागों में था, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, यहाँ पर दोस्तों जो मानव था वह पाषाण मतलब पत्थर के साथ साथ में तांबे का भी प्रयोग कर रहा था। तो इसलिए दोस्तों पत्थर और तांबे दोनों का उपयोग होने के कारण इस काल का नाम क्या कर दिया गया, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। यहाँ पर दोस्तों इसको समझेंगे पाषाण काल को। तो पाषाण काल को दोस्तों तीन भागों में विभाजित किया गया था। पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया, पुरा, मध्य और नव। पुरा पाषाण काल दोस्तों अज्ञात समय से 8000 ईसा पूर्व तक दोस्तों यह चला। उसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण काल की बात की जाएगी तो 8000 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक दोस्तों मध्य पाषाण काल। अगर नव पाषाण काल की बात करेंगे तो दोस्तों यह 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक चला। 2500 ईसा पूर्व तक दोस्तों यह चला था नव पाषाण काल। यहाँ पर थोड़ा और हमारे लिए समझने की जरूरत है दोस्तों कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में दोस्तों क्या डिफरेंस था। पुरा पाषाण काल का जो मानव था वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्या था, अज्ञान था दोस्तों, मूर्ख था। साथ ही साथ में दोस्तों यह जो है इसके जीवन में दोस्तों स्थायित्व तो नहीं था। इसके पास ना तो स्थायी आवास था, ना ही दोस्तों इसे भोजन पकाना आता था, ना ही यह दोस्तों कृषि करना जानता था, ना ही दोस्तों ये पशुओं को पालता था अर्थात पशुपालन करता था। यह दोस्तों मानव जो था पुरा पाषाण काल का वह खानाबदोश मानव था। तो खानाबदोश मानव क्या होता है इसे हम दोस्तों इसमें बताएंगे जब आपको पुरा पाषाण काल को डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पुरा पाषाण काल में ही दोस्तों किसकी खोज हुई थी, तो पुरा पाषाण काल में ही दोस्तों आग की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, आग की खोज हुई थी। और आग की खोज दोस्तों को अगर आपसे पूछा जाता है किस काल में हुई थी तो उत्तर पुरा पाषाण काल में हुई थी। किस में हुई थी, उत्तर पुरा पाषाण काल। उत्तर पुरा पाषाण काल में दोस्तों आग की खोज हुई थी, इसे हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ में अगला जो आया था आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में दोस्तों मानव शिकारी था, साथ ही साथ में दोस्तों यह खाद्य का संग्राहक था। अपने भोजन को एकत्रित करना इसका एक विशेष गुण था। साथ ही साथ में यहाँ पर जो मानव था इसने दोस्तों पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना इसने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। इसी तरीके से नव पाषाण काल, यहाँ पर मनुष्य जो है थोड़ा और डेवलप हो गया या खेती करना सीख गया था। यहाँ पर दोस्तों ये जो मानव था यहाँ पर वो कपास की खेती करना स्टार्ट कर चुका था। बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, डेवलपमेंट हो गया था इंसान के अंदर, तथा साथ ही साथ में अपने रहन सहन में भी दोस्तों इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा क्या किया था, परिवर्तन किया था। अपने रहन सहन की व्यवस्था को उच्च बनाते गए। धीरे धीरे दोस्तों समय के बदलाव के साथ साथ में दोस्तों इनके रहन सहन, खान पीन और साथ ही साथ में हर एक जो है इनके जीवन में जो चुनौतियां आई उनका सामना इन लोगों ने एक अच्छे तरीके से किया और अपने जीवन निर्वाह के साथ ही साथ में दोस्तों जीवन का जो स्तर है उसे ही बदल दिया था। नव पाषाण काल का जो है इसमें सबसे बढ़िया था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुम्हार के चाक के पहिए का आविष्कार कर लिया था। साथ ही साथ में इन्होंने मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमारा था प्रागैतिहासिक काल। जैसा कि हमने क्या बताया था, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुए, ना कोई साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो दोस्तों सिर्फ यहाँ से हमें दोस्तों
पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए। अब पुरातात्विक स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत जो हैं खनन तथा उत्खनन से मिलते हैं, जो कि खुदाई के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, खुदाई के द्वारा प्राप्त होते हैं, खनन तथा उत्खनन से पाए जाते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे, अगर आपसे कोई पूछता है प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा गया, भारत के प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा गया, तो रॉबर्ट ब्रूस वुड को भारत के प्रागैतिहासिक काल का जनक, साथ ही साथ में दोस्तों इन्हें पुरातत्व का जनक भी कहा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्या है, आदि ऐतिहासिक काल। अपने आप में दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आदि ऐतिहासिक काल। यह दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बाद दूसरा दोस्तों इतिहास का भाग है। इसको दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है दोस्तों वैदिक सभ्यता। इसे समझने से पहले थोड़ा आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल दोस्तों इतिहास का वह काल था जिसके अंदर दोस्तों क्या था, यहाँ पर दोस्तों लिखित साक्ष्य हमें मिले थे, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ पर दोस्तों जो चित्र बने हुए थे, जो कुछ लेख लिखे हुए थे, तो वो थोड़ा अजीब ढंग से थे, उन्हें समझना और पढ़ना दोस्तों आसान नहीं था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन उन्हें दोस्तों पढ़ा नहीं जा सका, जिसके कारण दोस्तों यहाँ की जो लिपि है उसका नाम क्या दिया गया, भाव चित्रात्मक लिपि। दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि इसको नाम दिया गया। साथ ही साथ में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। और अगर आपसे पूछा जाए तो आखिर इनकी जानकारी किससे प्राप्त हुई, तो पुरातात्विक साक्ष्यों पर इनकी जानकारी जो थी निर्भर थी। इसी क्रम में दोस्तों आगे अगर आपसे पूछा जाएगा इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक चली थी। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक चली। अगला दोस्तों है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अगर आपसे पूछा जाए कब से कब तक चली, तो 1500 से 6000 ईसा पूर्व तक दोस्तों क्या चली थी, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली थी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में आती है, वैदिक सभ्यता भी दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में आती है। इसका अगर पूरा ड्यूरेशन अगर हम ले तो 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इतिहास का पाठ था, तो वो दोस्तों था आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या हुआ था, 1921 में दोस्तों एक पुरातत्व के जनक उस समय दोस्तों कौन थे, सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले नगर की खोज की थी, जिसका नाम दोस्तों क्या था, जिसका नाम था दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो इसके बारे में हम आपसे अगले जब सेशन आपको हम देंगे तो उसमें डिटेल से हर एक टॉपिक के बारे में बहुत डीपली चर्चा करेंगे, जिससे आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आप जो है पीछे ना रह सके और दोस्तों आप भी अपने एग्जाम में सिलेक्ट हो, क्योंकि वीकेडीयू दोस्तों आपके सपनों को सपोर्ट करता है। तो आप लोग एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला दोस्तों है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक आपकी चली थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक तो है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईस्वी तक चली थी, लेकिन जब दोस्तों इन्हें दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है अगर आपसे पूछा जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीन वेद साथ ही साथ में सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, जिसमें दोस्तों 1028 यानी कि दोस्तों 1028 इसमें सूक्त हैं। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल का जो है समय ड्यूरेशन क्या बताया गया, तो समय सीमा बताई गई है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक।
1500 से 1000 ईसा पूर्व तक क्या चला, ऋग वैदिक काल। अगला दोस्तों है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में दोस्तों केवल एक वेद की चर्चा की गई है, वह दोस्तों है आपका ऋग्वेद। अगला है उत्तर वैदिक काल। इसमें दोस्तों 1000 से 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों चला है उत्तर वैदिक काल। इसमें दोस्तों 3 अन्य वेदों का जो है वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं, सामवेद, अथर्ववेद और दोस्तों यजुर्वेद, ये 3 वेदों का इसमें वर्णन किया गया है। अगला दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों क्या है, तो यहां तक दोस्तों जो मैंने आपको बताया था ये किस में आता था, आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों आता था। अब दोस्तों इसके बाद आपका है ऐतिहासिक काल, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इतिहास में सबसे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो दोस्तों ऐतिहासिक काल से मिलेंगे। और किन किन टॉपिक से मिलेंगे, किस एग्जाम में मिलेंगे, ये दोस्तों आपको बताएंगे वीके सर, क्योंकि हम दोस्तों हर एक एग्जाम की डीपली एनालिसिस करते हैं और आपके लिए दोस्तों शानदार कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ऐतिहासिक काल दोस्तों, ऐतिहासिक काल को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया। ध्यान से देखेंगे, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। एक बार दोस्तों और रिपीट करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक चला था। यहाँ पर दोस्तों ईसा पूर्व है, 712 ईस्वी तक दोस्तों चला था प्राचीन भारत का इतिहास। अगला है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से दोस्तों 1707 ईस्वी तक चला था मध्यकालीन भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास की अगर बात की जाएगी तो 1707 से दोस्तों अभी तक मतलब वर्तमान काल तक दोस्तों कौन सा चल रहा है, तो आधुनिक भारत का इतिहास इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे खास बात यह है दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये अगर आपसे पूछा जाता है इतिहास के किस भाग में आता है, तो ऐतिहासिक काल में आता है। ऐतिहासिक काल क्या है दोस्तों, ऐतिहासिक काल जहां पर दोस्तों लिखित साक्ष्य भी मौजूद थे और दोस्तों साहित्यिक स्रोत भी मौजूद थे, लिपियों का दोस्तों ज्ञान था, लिपियों को पढ़ा जा सका, ठीक है। और उसके साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध थे। इसी क्रम में दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों क्या क्या हमको सीखना है या फिर देखना है, ये सब दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आएगा। जैसे कि महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल, ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये दोस्तों आपका है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये आपका 712 से 1707 ईस्वी तक चला है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इसे हम लोग समझेंगे। एक तो है आपका पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये 8वीं से 13वीं शताब्दी तक चला। ध्यान से देखेंगे, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास 8वीं से 13वीं शताब्दी तक चला। इसमें दोस्तों 3 भागों में से जो है डिवाइड किया गया है, उत्तर भारत, दूसरा है दक्कन और तीसरा है दक्षिण भारत। उत्तर भारत में दोस्तों 2 तरीके से दोस्तों इसमें जो है वंशों को जो है वर्गीकृत किया गया है। पहले में दोस्तों पाल, सेन, प्रतिहार और राजपूत है दोस्तों उत्तर भारत में। दूसरे पार्ट में दोस्तों चौहान और दिल्ली सल्तनत है। इसी क्रम में दोस्तों दक्कन की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों चालुक्य और राष्ट्रकूट है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाएगी तो इसमें चेर, चोल, पांड्य और पल्लव हैं। ये दोस्तों अगर इनकी बात की जाएगी तो ये वंश दोस्तों पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आते हैं 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। अगला दोस्तों उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात करेंगे तो ये दोस्तों 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक रहा है। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का दोस्तों इतिहास में यहाँ पर उत्तर भारत और दक्कन और दक्षिण भारत, इस तरीके से इनके वंशों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास को 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। इसमें दोस्तों उत्तर भारत में राजपूत, दिल्ली सल्तनत और दोस्तों मुगल साम्राज्य रहा है। साथ ही साथ में दक्कन में विजयनगर, बहमनी और दोस्तों मराठा ये साम्राज्य रहे हैं। दक्षिण भारत में दोस्तों पांड्य और होयसाल वंश का शासन रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास
712 से 1707 ईस्वी तक चला। उसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, ये दोस्तों 1707 से अब तक चला है। इसी में दोस्तों भारत के जो है आजाद होने का जो सारा प्रोसेस है, क्रम है, सब इसी के अंतर्गत आता है, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। और ये दोस्तों 1707 से वर्तमान समय तक ये रहा है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को आज का सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। प्रतिदिन दोस्तों शानदार इसी तरीके के सेशन को देखने के लिए सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।